नमस्कार। ताल ठोक के स्पेशल एडिशन आज हम लेकर आए हैं और हमारे साथ होंगे एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल इलाके से अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी पार्टी फिलहाल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का मूड बना रही, लेकिन ओवैसी ने यह जरूर कहा कि किसी भी पार्टी ने सीमांचल के मुसलमानों की सुध नहीं ली है। ओवैसी के निशाने पर जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी तीनों हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओवैसी की पार्टी के मैदान में उतरने से वाकई बीजेपी को फायदा होगा? जेडीयू उन पर बिहार में बीजेपी के एजेंट होने का आरोप क्यों लगा रही? आज इन्हीं सवालों के साथ सीधे असदुद्दीन ओवैसी का सामना होगा। वो हमारे साथ लाइव मौजूद है, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। सीमांचल में हम सिर्फ सीमांचल के 4 जिलों में इलेक्शन लड़ेंगे या सीमांचल के रीजन में इलेक्शन लड़ेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे आपको बताएंगे। फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त दीजिए, जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला और बम्पर मेजॉरिटी से कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है उस पूरे बिहार इलेक्शन में कि सीमांचल की बैकवर्डनेस, सीमांचल की नाइंसाफी जो कोई पार्टी नहीं उठा रही है, और सीमांचल की बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए, सीमांचल से इंसाफ दिलाने के लिए बेहद जरूरी है कि सीमांचल की आवाम का नुमाइंदा बिहार असेंबली में जाकर उन सीमांचल की आवाम की आवाज बने। और हमारा ये डिमांड है कि आर्टिकल 371 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए सीमांचल के डेवलपमेंट के लिए, बिहार में सबसे ज्यादा नाइंसाफी सीमांचल रीजन से की गई है। इसीलिए हम इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा किसी पार्टी से कोई अलायंस नहीं होगा। और कैंडिडेट्स जो है अनकरीब में ऐलान करेंगे कि सीमांचल में लास्ट फेज में इलेक्शन है। तो स्वागत है असदुद्दीन ओवैसी आपका जी न्यूज पर। सबसे पहले मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आप बिहार में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? बिहार में इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन लड़ना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, कोई एनजीओ तो नहीं है। और हम, जैसा कि अभी आपने सुना, मैंने कहा कि सीमांचल की अंडर डेवलपमेंट, सीमांचल के इंसाफ के लिए हम सीमांचल के रीजन से ही हम अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे। हैदराबाद में आप हैं, वहां के मुसलमानों को तो आपने इंसाफ दिलाया नहीं अभी तक। बिहार आप पहले जाना चाहते हैं। अब देखिए, इंसाफ दिलाए या नहीं दिलाए वो तो अगर आपके सामने कभी बहस करवा लीजिए एम्पिरिकल डेटा के साथ, चाहे सच्चर कमेटी हो, मिश्रा कमीशन हो, प्रोफेसर कुंडू की रिपोर्ट हो, तो आपको अपने अल्फाज वापस लेना पड़ेगा और माफी चाहना पड़ेगा कि हैदराबाद में या फिर तेलंगाना में जो सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन इंडिकेटर्स हैं, अगर आपके पास हैं तो आप बताइए मेरे को, या नहीं तो फिर कभी बहस करवा लीजिए, हम आपको गलत साबित कर देंगे। नालगोंडा में 5 मुस्लिम नौजवानों का एनकाउंटर हुआ था, मुझे यकीन है आपको याद होगा। जी, उसके लिए आपने क्या किया? अगर आपने कवर नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं? पूरे तेलंगाना में पब्लिक मीटिंग्स किए, हुकूमत के खिलाफ एक माहौल को पैदा किया, हाई कोर्ट में हमने केस डाला और आज भी हमारा एहतजाज चल रहा है। एनकाउंटर हुकूमत की तरफ से हुआ, उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई और वो चल रही है लड़ाई। वो आपको लगता है कि आपके केवल मीट पर दिए गए बयान मीडिया दिखाता है? आपके केवल देश के खिलाफ दिए गए बयान मीडिया दिखाता है? जब आप मुसलमानों की अच्छाई करते हैं तो मीडिया नहीं दिखाता? आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने देश के खिलाफ क्या कहा, और अगर कहा है तो मैं जी टीवी को चैलेंज कर रहा हूं, मेरे खिलाफ केस बुक करिए और मुझे जेल में डालिए, वरना इस अल्फाज को आप वापस लीजिए। उस पर भी आ जाऊंगा। जेब नहीं देता कितना बड़ा, ओवैसी साहब उस पर भी आ जाऊंगा, कितना बड़ा टीवी, अभी उस पर भी आ जाऊंगा सर। ये आपको जेब नहीं देता, उस पर भी आ जाऊंगा। इतना बड़ा चैनल है। कहे या अपने भाई के कहे के साथ खड़े रहे, दोनों एक ही बातें हैं सर। सुनिए, अगर आप देश के तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं तो आप अपने भाई की भी नुमाइंदगी करते हैं। आप जरा सुन तो लीजिए, आपने क्या कहा? मैंने देश के खिलाफ कहा। अगर मैं देश के खिलाफ कहा तो आपकी गीरत कहां चले गई? आप एक गद्दार को क्यों बुलाया अपने टीवी चैनल पे? सर मेरा सवाल ये है, आप बताइए केस, सर आप एक सांसद भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी आप एक सांसद भी हैं, आप इस तरह की बात सांसद भी हैं, नहीं, हम आगे आप नहीं, एक वकील भी हैं, नहीं हम आगे नहीं, आप एक वकील भी हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि आप मेरा एक बयान बताएंगे जो मैंने देश के खिलाफ कहा।
आप अपने भाई के बयानों के साथ हैं कि नहीं ये है? बताइए कि आप ये बताइए कि देश के खिलाफ मैंने क्या कहा? आप अपने भाई के बयानों के साथ हैं कि नहीं है? अगर नहीं, उनके भाई आपके भाई के बयान देश के खिलाफ हैं और आप उनके साथ हैं तो आप साथ दे रहे हैं ना उन बातों का, आप डिफेंड कर रहे हैं उन बातों को अगर आप उनके साथ हैं। आपने ये कहा कि मैंने देश के खिलाफ कहा, क्या कहा बताइए? मैंने कहा कि आप अपने भाई के बयानों के साथ हैं या नहीं है, मेरा ये सवाल है। आप उसके अलावा सब कह रहे हैं। मेरे भाई के आप उसके अलावा सब कह रहे हैं। मेरे भाई के खिलाफ केस बुक हुआ, वो जेल को गए और कोर्ट ने उनको जमानत दी है, वो मसला कोर्ट में है। मैंने देश के खिलाफ क्या कहा वो आपको बताना पड़ेगा। मेरा सवाल यह है, आप अपने भाई के साथ हैं कि नहीं है? उन्होंने जो कहा वो देश के खिलाफ था कि नहीं था? कैसा देश के खिलाफ है वो कोर्ट तय करेगा। आप कोर्ट हैं, आपको लॉ ऑफ एविडेंस मालूम। आपको तो मालूम है ना, आप तो वकील हैं, इसलिए आप छुपा सकते हैं। नहीं, उसको मुझे नहीं मालूम। देकर आप दलीलें देकर छुपा सकते मुझे हैं। हरगिज नहीं मालूम। लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं क्योंकि आप वकील हैं। मुझे हरगिज नहीं मालूम। इस देश के वकील तो फांसी पाने वाले एक आतंकवादी के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जाकर खड़े हो गए थे। आप भी पैरवी कर रहे थे उन बातों को। आप देश के पक्ष में मानते हैं जो आप कर रहे थे उस वक्त? तो क्या वो जो वकील ग्रोवर और प्रशांत भूषण जिन्होंने केस लड़ा, क्या वो देशद्रोही हैं? देश की जनता तय करेगी ये बात। आपने भी उसी के पक्ष में बयान दिया था ना। जिस शख्स को देश की सबसे बड़ी अदालत फांसी की सजा दे चुकी है, जिस शख्स को राष्ट्रपति माफी ठुकरा चुके हैं, जिस पर तमाम अदालतों में कार्रवाई हो चुकी है, आप उसकी पैरवी करते हैं। उसके बाद आप ये मुझसे पूछते हैं कि बताइए मैंने देश के खिलाफ क्या किया? आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए, अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप एड्रेस करने के लिए कितना गलत मैसेज देते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप में मर्दानगी है तो मुझ पर केस बुक करिए। आप चलिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। मैं आपको चैलेंज, मैंने जो कुछ कहा, आप कहलाना चाहते हैं बैरिस्टर, जो कुछ कहा तो वैसे ही आप कहलाना चाहते हैं बैरिस्टर विदेश से पढ़े हुए, लेकिन मर्दानगी के टेस्टों से ऊपर बढ़ नहीं पाते। मेरा सवाल यह था कि आप अपने भाई के साथ हैं कि नहीं? आप उसको गोल कर गए। मैंने पूछा, आप याकूब मेमन के पक्ष में खड़े हुए थे, आप उसको गोल कर रहे हैं। आप प्रशांत भूषण के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। मर्दानगी है, आप मेरी मर्दानगी को ललकार रहे हैं। अगर मर्दानगी होती राजनीति की आपकी, तो फिर आप खड़े होकर कहते कि हां मैं याकूब मेमन के साथ हूं। आप उस बात को प्रशांत भूषण के कंधे रखकर बंदूक चला रहे हैं। आपने देखा कितने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने और हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा था उसके बारे में? मैंने तो सबको सवाल किया सर, जानते हैं। और हाँ, मैंने हर उस व्यक्ति को सवाल किया जिन्होंने वो चिट्ठी लिखी। देखिए, आप बोलने नहीं दे रहे तो बुलाते क्यों है मुझे? बोलिए। या तो आप ही अपनी रट लगाइए, बोलिए ना, बोलिए, कमेंट्री दीजिए, हम बैठ के सुनेंगे। पूरा बोलिए। या तो एक सवाल करिए, बोलने का मौका दीजिए, या नहीं तो फिर आप अपने हाई मॉरल ग्राउंड लीजिए। पूरा बोलिए। आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं। पूरा बोलिए। मैं चुनाव नहीं लड़ता सर, आप लड़ते हैं। पूरा बोल लीजिए। नहीं, क्या बोले? जिसके लिए आप मुझसे इजाजत मांग रहे थे कि आप मुझे पूरा बोलने नहीं दे रहे, आप बोल लीजिए ना पूरा आपने। नहीं, मैं इजाजत आपसे नहीं मांग रहा हूं, आपने मुझे फोन करके बुलाया है, मैंने नहीं वो कहा कि मुझे बुलाओ। मैं वापस सवाल पर आ जाऊं। मैंने याकूब मेमन के बारे में जो कहा, सुन लीजिए, मैंने जो याकूब मेमन के बारे में कहा, जब तक जिंदा रहूंगा उस पर कायम रहूंगा। और मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूं, अगर मैंने गलत कहा है तो जाइए, कानून को इस्तेमाल करिए, मुझ पर केस बुक करिए, अगर हो सके तो फांसी पे चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा है। आप ये कहते हैं कि आप मुसलमानों को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, इसलिए आपकी राजनीतिक पार्टी बिहार में जाकर मैदान में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि सीमांचल के मुसलमानों को तमाम राजनीतिक पार्टियों ने आज तक नजरअंदाज किया। ठीक बात है, यही कहा ना आपने? गलत गलत गलत। सही कीजिए इसको। गलत कहा आपने, इसको सही कीजिए। गलत कहा आपने, अपना होमवर्क करके इसको सही कीजिए ना सर, मैं तो आपको साथ लेके बैठा हूं, उसी होमवर्क के लिए आपको साथ लेके बैठा हूं, उसको सही कर लीजिए अगर गलत है तो। अरे यार, सीमांचल में क्या सिर्फ मुसलमान रहते हैं? सीमांचल में हिंदू भाई नहीं रहते, सीमांचल में दलित नहीं रहता, सीमांचल में पसमानदा आवाम नहीं रहती। हम सीमांचल के इंसाफ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें कहां से आप ला रहे हैं सब बातें? ये आप सीमांचल के हिंदुओं के लिए भी जा रहे हैं राजनीति के मैदान में, और उन हिंदुओं के भगवान की मां को आपके भाई गाली देते हैं। कोर्ट ये फैसला करेगा
और मुझे पूरा यकीन है जिस तरह वरुण गांधी से कोर्ट ने इंसाफ किया, इस मामले में भी कोर्ट इंसाफ करेगा। तो कोर्ट के हक को आप मत ले लीजिए। गाली तो गाली आप होती एक है ना टीवी सर? के एंकर हैं, गाली आपको तो गाली कानून होती नहीं है ना? मालूम। आप एक टीवी के गाली तो गाली होती है ना। असदुद्दीन ओवैसी, मैं इस देश का एक नागरिक भी हूँ। ये कोर्ट फैसला टीवी करेगा। एंकर होने के ये साथ साथ कोर्ट मैं इस देश का एक फैसला नागरिक करेगा। भी हूँ। अगर मेरे पास आप वोट करने का अगर अधिकार आप भी है। किसी पार्टी के नुमाइंदे बनकर मुझसे बात सर, करना मेरे पास चाह रहे वोट हैं करने का अधिकार और भी है। किसी अपने भगवान लीडरों राम को किसी खुश की करना बकौती चाह नहीं रहे है हैं, तो मैं राजनीतिक कुछ नहीं पार्टी कर की। सकता। मेरे घर में मैं भी कुछ भगवान नहीं राम कर की सकता। पूजा होती है। मैं कुछ और अगर नहीं आप कर भगवान सकता। राम की अगर मां को आपका गाली कोई देंगे आपके एजेंडा भाई, तो मुझे अधिकार अगर है कि मैं आपका आपसे कोई सवाल एजेंडा पूछूंगा। है, सीमांचल के इलेक्शन से के ताल्लुक जो सवाल है आप नहीं करना चाहते। सीमांचल आप के पुरानी बात इलेक्शन करना में चाह आप रहे जा रहे करिए। हैं। मैं आपसे ठीक वैसे बार-बार यही कहूंगा जैसे कि जो कोर्ट का कर्नाटक में फैसला आएगा, आ गया इलेक्शन पर, वरुण लीजिए गांधी वापस। को जो इंसाफ आप भाग रहे हैं मिला, उस वो सवाल कोर्ट से, मैं वापस आ इंसाफ गया। मिलेगा। लीजिए राजनीति के मैदान कानून के सबके सवाल लिए पर मैं वापस बराबर आ है। गया। कानून हक में आएगा। आप परेशान मत कानून होइए एविडेंस पहले। की बुनियाद पर तय करेगा। किसी टीवी एंकर के आप पुकार परेशान मत कर होइए। कहने से आप कोई केवल- कोर्ट के कार्रवाई को बदल नहीं सकता। आप दिक्कत क्या है ना, आपको लगता है आप टीवी एंकर से केवल बात कर रहे हैं। जैसे आप इस देश में एक सांसद भी हैं, मैं ही वैसे इस देश का एक नागरिक भी हूं और मुझे वोट करने का अधिकार भी है। मेरे घर में भगवान राम की पूजा होती है और अगर आपके भाई उनकी मां को गाली देंगे तो मुझे अधिकार है, जब पहला मौका मिले मैं आपसे उस पर सीधा सवाल पूछूं। बहरहाल आप उस पर जवाब नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि राजनीति पर सवाल पूछा जाए। तो साहब, आपने कर्नाटक में भी चुनाव लड़ा था, जहां मुस्लिम बहुल वोट थे, वहां चुनाव लड़ा आपने। जहां मुस्लिम बहुल वोट थे वहां चुनाव लड़ा आपने। सिवाय वोट काटने के आपने क्या किया मुसलमानों का? कहां वोट काटे हमने, बताइए कहां हो? मिसाल दीजिए। कर्नाटक सर, मैं तो कह रहा हूं कर्नाटक म्युनिसिपल इलेक्शन में आपने मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर उम्मीदवार उतारे, सबकी जमानतें जब्त हो गई। सुनिए, आपका होमवर्क बिल्कुल जीरो है। कर्नाटक के असेंबली इलेक्शन में हमने लड़ाई नहीं। अच्छा, महाराष्ट्र में लड़े विधानसभा में, जहां आपके 2 विधायक आए हैं? बिल्कुल आए, अवाम ने उनको मुंतखब किया। कितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे आप वहां पर 24 में से हमारे 6 नॉन मुस्लिम थे। और बाकी मुस्लिम थे? बाकी थे, ओबीसी भी थे, मुसलमान भी थे। उसमें से जीते कितने? 2 जीते। बाकी सबने केवल वोट काटने का काम नहीं किया क्या? कर जीते। हाँ, अब सुनो, अब सुनिए, आपके इल्म में इजाफा कर रहा हूं। करिए। 60 लाख मुस्लिम वोट, सुनिए तो सही, 60 लाख मुस्लिम वोट महाराष्ट्र में इस्तेमाल हुए। मेरे 24 कैंडिडेट में, जिसमें हिंदू भी थे, ओबीसी, दलित थे, 5,24,000 वोट हमने टोटल हासिल किए। मान लिए कि तमाम मुसलमानों ने वोट दिया, 55 लाख वोट कहां पर गए? दिल्ली का इलेक्शन महीने लड़ा, कौन जीते? झारखंड का, हरियाणा का, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हम नहीं लड़े, कौन जीते? दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन हुआ आज, क्या मेरा साया गया था वहां पर? मध्य प्रदेश, राजस्थान में म्युनिसिपल इलेक्शन हुए, कौन जीता वहां पर? तो बिहार में किनारा क्यों पकड़ रहे हैं? हिंदुस्तान में 280 सीटों पर मोदी कामयाब हो गया। पूरे बिहार में मोदी उतर कामयाब जाते हो हैं गए ना। 280 सीटों पर। उसको आप बोलेंगे नहीं, वो तो अवाम ने उनको मुंतखब किया। सर, पूरे बिहार में उनको उतरते। वोट डाला। या पूरे बिहार एमआईएम में पार्टी उतारिए 2 ना। सीट पे कामयाब होती है तो स्वागत है आप आपका, लोगों की नींद हराम हो देश जाती है। आपका है, आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, पूरे बिहार में लड़ते, केवल सीमांचल की सीटें क्यों चुनी आपने? पार्टी का फैसला है। कुछ वजह होगी, कुछ सोच कर लिया होगा, कुछ कैलकुलेशन किया होगा, हाँ, हमारा या फैसला पर्ची डालकर हमारी तय करते स्ट्रेटेजी हैं कि इस सीट पर लड़ेंगे, इस पर नहीं लड़ेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। मैं उन लोगों में मेरा शुमार होता है जो पर्ची नहीं डालते, जो अपने कुव्वत बाजू पर, अपनी सियासी सोच पर भरोसा करके मुकाबला करते। तो इसलिए आप लोगों ने यह तय कर लिया कि हम बिहार में केवल सीमांचल में चुनाव लड़ेंगे, बाकी सीटों पर नहीं लड़ेंगे। जी, कोई सोच नहीं थी उसके पीछे, ऐसे ही तय कर लिया? ने पार्टी की सोच जो है वो जरूरी नहीं है हर सोच को टीवी चैनल पर रखा जाए। बातें जो बोल सकते हैं वो बोलेंगे, जो नहीं बोलना है वो पार्टी के मीटिंग में जो तय होता है। कोई पार्टी तो अपनी इनर मोस्ट इंटरनल मीटिंग्स के बातें तो आवाम के सामने या आपके सामने तो नहीं करते ना। मैं फिर कह रहा हूं कि जो बातें देश हित में नहीं होती, याकूब मेमन के पक्ष में नारे लगाने वाली, वो तो आप टीवी चैनल पर आकर खुलकर बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करती है कुछ लोगों को। लेकिन जहां मैं आपसे चुनाव के मुतालिक सवाल पूछता हूं तो आप ये कह रहे हैं कि साहब पार्टी का फैसला है, पार्टी की बातें हम टीवी पर नहीं बताएंगे। ये दोगलापन क्यों है? क्यों दोगलापन है? कानून वो है,
आरटीआई एप्लीकेशन आप नहीं डाल सकते पार्टी की कार्रवाई के लिए? डाल सकते आरटीआई एप्लीकेशन आप? सर आरटीआई की जरूरत क्या है? आप मेरे साथ बैठे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। बीजेपी के पार्लियामेंट्री मीटिंग या आरएसएस की मीटिंग में क्या हुआ आप बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बताते हैं, पूछते भी हैं और बताते भी हैं, पूछते भी हैं और बताते भी हैं, और आप भी घर बैठकर टीवी पर देखते हैं। जिनसे हमदर्दी होगी, जिनके सजन होंगे, उनको बताते होंगे। तो आपका सिलेक्टिव व्यूअरशिप है, आपका सिलेक्टिव व्यूइंग है और सिलेक्टिव लिसनिंग है और सिलेक्टिव फैसले करने का तरीका है। मैं एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, 2010 में बिहार का चुनाव हुआ था। आंखों पर जो है आप हर चीज को 2010 का बिहार का चुनाव हुआ था, मैं नहीं देखता हूं। उसका एक कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं। जिन सीटों पर 20 से 30% मुसलमान थे वोटर, वहां बीजेपी 17 में से 16 सीटें जीती थी, जेडीयू 12 में से 11 सीटें जीती थी। जिन सीटों पर 30 से 40% मुसलमान वोट थे, वहां बीजेपी 5 में से 5 सीटें जीती थी, जेडीयू 2 में से 1 सीट जीती थी। जिन सीटों पर 40% से ज्यादा मुसलमान थे, वहां बीजेपी 6 में से 4 सीट जीती थी और जेडीयू 5 में से 1 सीट जीती थी। आज अगर जेडीयू ये कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी असल में बिहार में बीजेपी के एजेंट बनकर आ रहे हैं, तो लोग सवाल क्यों ना पूछेंगे आपसे? अच्छा ये बताइए, जो जितने भी आंकड़े दिए आप, उस इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी लड़े थे क्या? लास्ट लोकसभा इलेक्शन में एनडीए 31 सीटों पर कामयाब हो गई मेरी वजह से, मेरी वजह से। बोल लीजिए, पूरा कर लीजिए अपनी बात को। नहीं पूरा कर चुका हूं। 40 में से 31 सीट पर एनडीए कामयाब हो गई तो मेरी वजह से। तो क्या नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। तो आपको लगता है कि जेडीयू इस बात से परेशान बेवजह है कि आप राजनीति के मैदान में आ रहे हैं, बिहार में खास तौर पर? परेशान बीजेपी को भी उतना ही होना चाहिए आपसे, या केवल जेडीयू और लालू को होना चाहिए? देखिए, जिन्होंने नाइंसाफी की सीमांचल से, सीमांचल की आवाम को धोखा दिया, सीमांचल में एक यूनिवर्सिटी नहीं है, सीमांचल में स्कूल नहीं है, सीमांचल में बीपीएल सबसे ज्यादा है, उन तमाम जिन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया, जिन्होंने नाइंसाफी की सीमांचल से, उन तमाम को परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत है। आप सीमांचल में यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि मेरी जानकारी के मुताबिक आप डेक्कन मेडिकल कॉलेज जो चलाते हैं वो माइनॉरिटी के लिए खास तौर पर बनाया गया, और आरोप यह है, मेरे मुस्लिम दोस्त ये कहते हैं कि 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की डोनेशन ले ली जाती है मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए आज की तारीख में। तो ये कैसा मुसलमानों का भला कर रहे हैं आप? एक काम करते हैं, मैं आपको मेरे टिकट पर बुलाता हूं हैदराबाद, आप आ जाइए कभी कॉलेज को, मैं आपको छोड़ देता हूं, मैं चले जाता हूं, मालूम कर लीजिए, आके देख लीजिए कॉलेज, द हॉस्पिटल देख लीजिए, उसके बाद आप फैसला करिए, आप सजा सुना दीजिए। आप जिनका इल्जाम लगा रहे हैं, आप कभी हैदराबाद आइए, मैं आपको दावत देता हूं। ये इल्जामात तो लगते रहेंगे, मगर शायद जब आप अपनी आंखों से देख लेंगे कोई चीज, तो इन इल्जामात की आपको अहमियत या उनकी सच्चाई आपको मालूम हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप ही के बहुत से फॉलो करने वाले लोग, आप ही के वोट बैंक कहे जाने वाले लोग इस तरह की शिकायतें क्यों करते हैं और इस तरह के आरोप क्यों लगाते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी में ये जरूरी नहीं है कि हर कोई मेरी तायीद करे, डेमोक्रेसी में जरूरी नहीं है कि सब कोई मेरी बात को हाँ में हाँ मिलाए। डेमोक्रेसी में इजाजत है, कोई मुझ पर तनकीद करेगा, हो सकता है उनको पसंद नहीं आता हूं मैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन आपके पिताजी थे, वो जानते थे कि हिंदुस्तान सेकुलर स्टेट है, मुस्लिम लीग का उन्होंने हाल भी देख लिया था, इसलिए शायद उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि वो हैदराबाद से बाहर लेकर जाएं राजनीति को, अपनी राजनीति को। आप क्या उस चीज को जो अधूरी छूट गई थी आगे ले जाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एक्सपेंशन एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम नागाज से एग्रीमेंट करते हैं, उनसे कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम में आ जाओ, चल की आवाम के लिए आवाज उठाने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेता हूं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, तो सबको परेशानी शुरू हो जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पार्टी होने का तमगा लेकर, माथे पर लगाकर आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है, देश में एक्सेप्टेंस हो सकती है उसकी उस तरीके की? ना तो मैं मुस्लिम पार्टी हूं, ना मैं मुसलमान पार्टी बनाना चाहता हूं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हम मुसलमान और दलित
और कमजोर तबकात को साथ लेकर काम कर रहे हैं। आप कभी आइए, आपके जो चौधरी साहब हैदराबाद आए थे, उन्होंने देखा, कभी उनसे बात करके पूछ लीजिए, शायद आपको और थोड़ा बहुत मालूम हो जाएगा। मेरी बात हुई है उनसे, बिल्कुल, मैंने वो इंटरव्यू भी खूब देखा है। लेकिन असद ओवैसी, इस बात को आप नकार नहीं सकते ना कि जब आपके भाई ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान की पुलिस हटा लीजिए, पता लग जाएगा हिंदू मुसलमान का फर्क क्या है, या फिर हिंदुओं के भगवान राम की मां को वो गाली देते हैं, तो आपकी पार्टी की एक्सेप्टेंस मेजोरिटी में कैसे होगी? फिर वो तो वहीं तक सीमित रह जाएगी ना। और फिर आप भले कितना कहते रहिए कि मैं मुसलमानों की पार्टी नहीं हूं। आप फिक्र मत करिए, इंशाअल्लाह ये वक्त तय करेगा, दिलों को मोड़ेगा ऊपर वाला, और आप देखते रहिए, ये तमाम चीजें होके रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके दिल को भी मोड़ेगा, अगर आप दूसरों के दिल के मुड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं असद ओवैसी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज के दर्शकों के लिए आज वक्त निकाला। जी शुक्रिया। तो असदुद्दीन ओवैसी वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को केवल मुसलमानों की पार्टी के तौर पर ना देखा जाए, और सीमांचल में वो मुसलमान वोट काटने के लिए नहीं उतर रहे हैं मैदान में, वो दलितों के लिए भी जा रहे हैं। वो उन दबी कुचली आवाजों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं जिनकी किसी सरकार ने आज तक नहीं सुनी है।